हाँ जी, गुड मॉर्निंग। शांत हो जाओ भाई। कहां तक पढ़ लिया था कल? क्रांति के प्रकृति पढ़ रहे थे। हाँ चलो सुनाओ। देख 1803 में कौन कौन संधियां करता है? गवर्नर जनरल कौन था? 17 में कौन कौन करता है? गवर्नर जनरल कौन था? और सबसे लास्ट में किसने की थी संधि? शिरोई ने कब की थी? इन संधियों पे साइन करने के लिए कौन आया था? डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के साथ जॉन मेलकम ने की थी। अच्छा, एक रियासत में एक अंग्रेज अधिकारी होता है, उसको क्या कहते हैं? पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट। पूरे राजस्थान वाले को वो पहला बंदा कौन था और उसका मुख्यालय कहां था? एजीजी हेडक्वार्टर अजमेर कब बना था? और पहला एजीजी कौन था? आबू कब भेजा गया? और 6 महीने की व्यवस्था कब की गई? क्रांति के टाइम एजीजी कौन था? राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? कौन सी छावनियों में क्रांति नहीं हुई? क्रांति हुई थी क्योंकि पॉलिटिकल एजेंट रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, अंग्रेज रियासत के उत्तराधिकार मामलों में पुरानी रियासतों को तोड़कर, जैसे कौन कौन सी? राज्यों की सुरक्षा के नाम पर अंग्रेजों द्वारा, और उन सेनाओं का खर्चा किस पे डाल दिया गया? राजाओं पे डाल दिया गया था। सामंतों के विशेषाधिकार, सामंतों द्वारा लिए जाने वाले कर, सामंतों की सेनाएं, अतः सैनिक क्या हो गए थे? राजाओं द्वारा अंग्रेजों को दिया जाने वाला धन बहुत अधिक होता था, अतः राजा क्या बढ़ा दिया करते? पूरा देश है। अच्छा, अंग्रेजी माल का अधिकता कारण हमारे उद्योग धंधे, अतः मजदूर किधर चले गए? तो कृषि पर क्या बढ़ गया था? अंग्रेजों ने नए व्यापारिक मार्गों का, जैसे हमारे व्यापारी कहां चले गए? अंग्रेजों ने हमारे सामाजिक रीति रिवाजों में, ईसाई मिशनरियों ने हिंदू और इस्लाम धर्म का, और हमारे विद्वानों ने कैसी किताबें लिखी जिसे कौन सी भावनाएं आई? जैसे बांकीदास जी की बुक, सूर्यमल मिश्रण की बुक। सैनिकों के साथ में कैसा भेदभाव होता था? किन बातों को लेके होता था? पद व वेतन को लेके। और नई ब्राउन बेस की जगह नई बंदूक कौन सी लाए थे? उसमें कैसे कारतूस थे? क्रांति कौन सी छावनी से शुरू हुई थी? कितनी तारीख को? कौन सी इन्फेंट्री किस किस को मार देती है? कौन कौन दो घायल होते हैं? किसके पैनी कटेगा जाता है? कौन सी इन्फेंट्री साथ देती है? और सारे कहां चले जाते हैं? नीमच में कौन कस्में खिलवाता है? कौन मना करता है? क्रांति कब होती है? किसके नेतृत्व में? शाहपुरा के कौन से राजा ने? देवली की कौन सी बटालियन ने? कितने अंग्रेज भाग गए थे? कौन से गांव में? कौन से किसान के पास? कौन सा पॉलिटिकल एजेंट कहां लेके गया? कौन से महाराणा ने कौन से महल में रखे थे? एरनपुरा के कौन से सैनिक बगावत करते हैं? पूर्वी कहां बगावत करते हैं? कब बगावत करते हैं? कौन सा सामंत उनको नेतृत्व देता है? खुशहाल सिंह जाबावत कहां का सामंत है? कौन सी जगह मिलता है? बिछोड़ा का युद्ध कब होता है? अंग्रेजों का कैप्टन कौन आया था? जोधपुर वालों की तरफ से। किसकी जीत हुई? कौन मार दिया गया था? चेलावास का युद्ध कब हुआ? उसमें एजीजी खुद आया था, पॉलिटिकल एजेंट आया था। और उसको, इस युद्ध को और क्या कहा जाता है? इसमें किसकी जीत हुई? और इसमें कौन मारा गया था? आहुआ का युद्ध कब होता है? और इसके अंदर अंग्रेजों कर्नल कौन आया था? जोधपुर वालों की तरफ से, खुशहाल सिंह सहायता के लिए। तो नेतृत्व किसने किया? अंग्रेजों ने कब्जा कब कर लिया? किसकी मूर्ति उठा के ले गए? कैसे संगमरमर की? कितने सिर है? कितने हाथ है? अजमेर के कौन से म्यूजियम में? फिर पाली के कौन से म्यूजियम में? सलूम्बर के कौन से सामंत ने? कोठारिया के खुशहाल सिंह ने कहां सरेंडर किया? कौन सा कमीशन बनाया गया? अंतिम समय कहां बीता? कब मृत्यु हुई? आशोभ के सामंत कौन थे? गुल्लर के कौन थे? आलने आवास के कौन थे? शिवनाथ सिंह अशोक नारनौल के पास किससे हार के आए थे? फिर बड़लू में कितने दिन तक लड़े थे? 2 मंदिर कौन कौन से केंद्र थे? मारवाड़ का राजा कौन था? बिठोड़ा का सामंत कौन था? किसने मार दिया था? जनविद्रोह कब हुआ था? जनविद्रोह कहां हुआ था? कब हुआ था? वकील कौन था? कहां का था वो?
रिसालदार कौन था? वो कहां का था? राजा कौन था? उसे क्या कर दिया गया? पॉलिटिकल एजेंट कौन था? उसे क्या कर दिया गया? उसके 2 बेटे मारे गए, 2 डॉक्टर मारे गए और एक महाराव का बंदा मारा गया। मथुरेश मंदिर के महंत जी कौन थे? किसके बीच समझौता करवाते हैं? कितनी शर्तों का? करौली की कौन से राजा ने सेना भेजी? पूरी तरीके से मुक्त कौन करवाता है? रॉबर्ट्स कब करवाता है? किसको फांसी लगाई गई? राम सिंह की तोपों की सलामी के डागर 15 से, मदन पाल को 17। अन्य विद्रोही कौन कौन थे? टोंक का नवाब कौन था? वो किसका साथ देता है? विद्रोही कौन कौन थे? मीर आलम का, अहमद यार का, मोइनुद्दीन कहां का ठिकानेदार था? किसके साथ किसके पास मिलके आया था? और अहमद यार खान कहां का हाकिम था? किससे मिला हुआ था? शहजादा फिरोज कहां पे क्रांति कर रहा था? मंदसौर में कर रहा था। और निम्बा हेड़ा में किसका जन स्वागत किया गया? उनका पीछा कौन कर रहा था? उसका सामना कौन करता है? उसे क्या दी गई थी? महिलाओं ने कौन सा नाटक बताता है? किसका आई है? कौन सी एक जगह जहां पर बाहर से क्रांतिकारी आए थे? कहां से आए थे? किसके नेतृत्व में आए थे? राव रामचंद्र। और क्रांति दबाने के लिए सेना कहां से आई थी? किसने बुलाई थी? धौलपुर में क्रांति की शुरुआत कौन करता है? भरतपुर में कौन कौन करता है? राजा कौन था? उसने किसको कहा छोड़ के चला जा? जयपुर का राजा कौन था? पॉलिटिकल एजेंट कौन था? विद्रोही कौन कौन थे? विलायत का और लियाकत का। राजा को क्या उपाधि दी गई? कौन सा परगना दिया गया? कौन से मंत्री ने बहादुर शाह जफर से बातचीत की सलाह दी? कौन सा राजा रियासत के बाहर जाके दबा के आया था? कौन सी जगह पे? तो क्या उसे कितने परगने, कितने गांव मिले? कौन से परगने के? बांटिया जी मूल रूप से कहाँ के थे? किसकी सहायता करते हैं? कहां पे करते हैं? तो उनको क्रांति का, अंग्रेजों ने उनको, वो राजस्थान के टाटाडो पे कितनी बार आए थे? पहली बार कब? दोबारा कब आए? सितंबर के अंदर। पहली बार जब अगस्त के अंदर आए थे तो कुवाड़ा का युद्ध कब हुआ? किससे हार गए थे? रकमगढ़ का युद्ध कब हुआ? किसने सहायता की थी? रलायता में किसने सेना भेजी थी? पृथ्वी सिंह। किसने सेना भेजी? कौन सी पलटन को छोड़ के? और झालावाड़ पे कब्जा करके पृथ्वी सिंह से कितने रुपए लिए? दिसंबर में कहां पे कब्जा किया? बांसवाड़ा का राजा कौन था? प्रतापगढ़ का राजा कौन था? प्रतापगढ़ में कौन हराता है? जीरापुर के युद्ध में कौन हराता है? दौसा के युद्ध में कौन हराता है? सौवर्स और ऑनर्स। सीकर वाले युद्ध में कौन हराता है? और कौन से जंगलों में पकड़ लिए गए? और फांसी कब लगा दी गई? इस फांसी का विरोध किसने किया? कितने सैनिकों ने सरेंडर किया था? कौन से राजा के सामने? राजा ने टाटाडो पे कितने घुड़सवार दिए थे? टोंक के कौन से बंदे ने सहायता की? सलूम्बर के, कोठारिया के, जोसिंह। और किस किस को शरण देते हैं? क्रांति फेल हो गई थी क्योंकि किस किस का अभाव था? अलग अलग स्थानों पे क्रांति। अतः अंग्रेजों को क्रांति दबाने का पूरा, क्रांति के बड़े नेता कौन थे? लेकिन राजस्थान के विद्रोही से कोई संपर्क स्थापित नहीं किया था। टाटाडो का आगमन राजस्थान में बहुत, तब तक अंग्रेज अन्य स्थानों पर क्रांति। अतः उन्होंने पूरा ध्यान, राजस्थान के राजाओं ने किसका साथ दिया? जनता क्रांति में शामिल क्यों नहीं हुई? अंग्रेजों ने क्रांति को बहुत, विद्रोहियों ने अजमेर में कब्जे का कोई प्रयास है। और विद्रोहियों, अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की तुलना में, और अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की तुलना में अच्छे सेनापति थे। हम कल पढ़ रहे थे कि परिणाम पढ़ रहे थे, परिणाम पढ़ा कि राजाओं ने क्रांति में किसका साथ दिया? अच्छा, क्रांति के बाद राजाओं को, अयोग्य राजाओं को संरक्षण मिला तो जनता का, राजाओं की विलासिता बढ़ गई तो राजाओं ने क्या बढ़ाने शुरू कर दिए? तो राजस्थान में क्या शुरू हुए? राजस्थान में अंग्रेजों का प्रभाव। महाराणा स्वरूप सिंह ने सिक्कों पे क्या लिखवा दिया था? अच्छा, व्यापारियों ने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का। इसलिए राजस्थान में कौन से साधनों का विकास किया गया? सामंतों ने किसका साथ दिया? किसका? विद्रोहियों का। इसलिए क्रांति के बाद उनको प्रभावहीन बना दिया गया। राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल कॉलेज होने चाहिए, ऐसा किसने कहा था? कब कहा था? पहला कॉलेज कौन सा बनाया गया? कब बनाया गया? कहां बनाया गया? शिक्षा ही तो कौन से वर्ग का विकास हुआ?
और मध्यम वर्ग ने आगामी राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया था। और क्रांति में राजस्थान की जनता शामिल हुई से क्या सिद्ध हुआ? जनता अंग्रेजी शासन की समर्थक। और क्रांति ने आगामी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए किसका काम किया? और कुशाल सिंह चंपावत क्या बन गए थे? लोक कहानियों तथा लोकगीतों के नायक बन गए थे। अंग्रेज कहते हैं कि किसका विद्रोह था? सैनिकों का विद्रोह। क्यों था? क्योंकि सेवा संबंधी शर्तों और चर्बी वाले। और हम कहते हैं ये बात सही, क्योंकि खूब सारे सैनिक जो किसकी तरफ से लड़े थे? कौन सी छावनियों में क्रांति नहीं हुई? और सैनिकों के साथ साथ कौन से तत्व सम्मिलित? असैनिक तत्व भी सम्मिलित थे। फिर हम पढ़ रहे थे कि अंग्रेज कहते हैं कि क्या था? सामंतों का विद्रोह, क्योंकि सामंत किससे अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं? पर हम कहते हैं यदि ऐसा होता तो मारवाड़ के सामंत कहां तक साथ में गए थे? और मेवाड़ के सामंतों ने अंग्रेज विरोधी तत्वों को क्या दी थी? शरण दी थी। फिर अंग्रेज कहते हैं कैसा विद्रोह था? धार्मिक विद्रोह था, क्योंकि ईसाई मिशनरी यहां पर आगे धर्म प्रचार कर रहे थे, इसलिए हिंदू और मुस्लिमों ने अंग्रेजों के खिलाफ। पर हम कहते हैं ये बात सही नहीं है, क्योंकि मिशनरियों का राजस्थान में प्रभाव अधिक है। तो हम इसको क्या बताते हैं? क्या बताते हैं? आजादी की लड़ाई बताते हैं, क्योंकि सारे विद्रोही कहां गए थे? सबने नेता किसको मान लिया? क्रांति में सभी वर्गों के लोग। और जैसा कि खड़गावत खुद कहते हैं कि जो विद्रोही थे उनमें किसके प्रति सहानुभूति थी और किसके प्रति नफरत थी। और जैसा कि प्रिचार्ड कहता है कि शुरू हुआ था तब क्या रहा होगा, लेकिन बाद में किसमें बदल गया? हम कह सकते हैं कि हमारे आजादी की पहली लड़ाई थी जिसने अंग्रेजों का शासन बदलने का प्रयास किया था। इतना ही पड़ा था। अब सुनो, देखो बात। लिखना मत, एक बार देखो केवल। कितने क्वेश्चन लिखे हमने? क्या क्या पढ़ो, देखे एक बार। हम थर्ड क्लास से 57 की क्रांति पढ़ने लगते हैं। तब से 10 तक 57 क्रांति हर क्लास में पढ़ी। जिनके 11 12th में यदि हिस्ट्री रही होगी तो उन्होंने तब भी पढ़ी। जिनकी बीए में हिस्ट्री रही होगी तब भी पढ़ी। और यदि कोई आप में से एमए कर चुका होगा उसने यदि हिस्ट्री रखी होगी तो उसने भी पढ़ी। और हम भी 5 दिन से पढ़ रहे हैं, अंतर तो कोई नहीं है, सेम बात है। झांसी की रानी और बहादुर शाह जफर बहादुर शाह। फिर लगता है तीसरी क्लास से 10th क्लास तक 57 की क्रांति का आंसर लिखते ही थे। मैं कहता हूं सभ्यता वाला मैंने जो टॉपिक पढ़ाया ना, उसमें मैंने खूब सारी ऐसी बात बताई होगी जो आप किसी क्लास में पढ़ गई नहीं है ना। थोड़ा सा अलग सी चीजें थी, हम उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे। पर 57 की क्रांति में तो मैंने कोई ऐसी चीज नहीं बताई जो आप नहीं पढ़ गए थे। हो सकता है 2 फैक्ट ज्यादा लिखवा दिए जो आपको नहीं पता था, पर आप सारे नाम से परिचित थे। आप दादा टोपे का नाम भी जानते थे, आप चर्बी वाले कारतूसों के बारे में भी जानते थे,
अंग्रेजों का राज था, ये भी आप जानते थे। तो जब हम 3rd क्लास से लेके 10th क्लास तक आंसर लिखते आए थे, हम 11th 12th में आंसर लिखते हैं, हम बीए के अंदर आंसर लिखते हैं, तो फिर तो आंसर लिखा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इधर अपने वाले एग्जाम में और जो बीए वाला आंसर लिखते हैं उसमें क्या अंतर है? सेम ही तो चीजें हैं। अंतर यह है कि 3rd क्लास से लेके बीए तक आपने जब कभी भी 57 की क्रांति की क्वेश्चन पढ़े तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, भले वो 3rd क्लास का था, भले वो बीए 3rd ईयर का था। 1857 ईस्वी की क्रांति के कारणों पर प्रकाश डालिए। ऐसी क्या पृष्ठभूमि रही होगी कि 57 के अंदर क्रांति हो गई थी? क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया था तथा भारत में एक नए शासन की नींव डाल दी थी। आपका इस पर क्या कहना है? क्वेश्चन वहां पर आता है कि 57 की क्रांति में ऐसे कौन कौन से कारण मौजूद थे जिन्होंने उस साल क्रांति को संभव कर दिया था? तो सिंपल, वो या तो कहता है कारण बताइए, या कहता है परिणाम बताइए, या कहता है प्रकृति बताइए, या कहता है असफलता के कारण बताइए। सीधा सीधा कहता है, आप हाथों हाथ अगली लाइन लिखते हैं, 1857 की क्रांति के कारण निम्नलिखित है, 1 2 3 4 लगा के जितने पॉइंट आपको आते हैं उतार देते। यही क्या सही तरीका? ऐसा ही होना चाहिए। वो जब इधर आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, जब इस सिविल सर्विस वाले एग्जाम के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है तो थोड़ा सा भाषा चेंज कर देता है। अब तक वो ये कहता था 57 की क्रांति के कारण बताओ, 57 की क्रांति के परिणाम बताओ, 57 की क्रांति की असफलता के कारण बताओ, 57 की क्रांति की प्रकृति बताओ। अब की बार वो क्या करता है, कोई एक स्टेटमेंट देता है। क्या देता है? पहले तो ये कहता है कि तू पता लगा, पूछ क्या रहा हूं, मैं नहीं बताऊंगा तेरे को, तू ही देख ले कि मैंने क्या पूछा है, फिर आंसर लिख दे। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है बोलो? चर्बी वाले कारतूसों ने क्रांति करवाई। क्या पूछ रहा है? कारण, परिणाम, प्रकृति, असफलता, कारण क्या है ये? चर्बी वाले कारतूस क्या थे? अगला क्वेश्चन पढ़ो। क्रांति ने मध्यम वर्ग का, क्या है मध्यम वर्ग का उदय? कारण है या परिणाम है? इसका मतलब दूसरे के अंदर क्या दिया उसने? परिणाम। तीसरा क्या है? क्रांति है कि सैनिक विद्रोह। क्या है? कारण है, परिणाम है, प्रकृति? प्रकृति है। लास्ट वाला क्या है? नेतृत्व की कमी ने 57 की क्रांति को असफल। क्या है ये? सबसे पहले तो वो कहता तू पता तो लगा, पूछ क्या रहा हूं मैं कारण पूछ रहा हूं तेरे से, परिणाम पूछ रहा हूं तेरे से, प्रकृति पूछ रहा हूं। जैसे अपने पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोबारा बोलो, क्या है? चर्बी वाले कारतूसों ने क्रांति करी। तो आपको क्या, हाँ सर पता चल गया, इसके अंदर आप क्या बता रहे हो, हम लिख देंगे। तो जब मैं स्टूडेंट कहता हूं लो भाई इसका आंसर लिख दो, ये चर्बी वाले कारतूसों ने क्रांति करवा दी, तो स्टूडेंट लिखता है कि 1857 की क्रांति से पहले सैनिकों के पास एक बंदूक थी जिसका नाम था ब्राउन बेस, लेकिन 57 की क्रांति से ठीक पहले अंग्रेज एक नई बंदूक लेके आए थे जिसका नाम एनफील्ड था तथा उसमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। उस बंदूक में कारतूसों को डालने से पहले मुंह से काटना पड़ता था और उन कारतूसों के सिरे पर चिकनाई लगी होती थी जो गाय तथा सुअर की चर्बी थी। धीरे धीरे सैनिकों को इस बात का पता चल गया। गाय तथा सुअर हिंदू तथा मुसलमान दोनों के लिए पवित्र तथा अपवित्र थे। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी, सुअर मुसलमानों के लिए अपवित्र। शायद अंग्रेजों की मानसिकता यह रही होगी कि हम सैनिकों का धर्म भ्रष्ट कर देंगे, और यदि सेना का धर्म भ्रष्ट हो गया तो सैनिक हिंदू और मुस्लिम ना बचकर उनको ईसाई बनना पड़ेगा, और वो जब ईसाई बन जाएंगे तो हम पूरे भारतीयों का ईसाईकरण करने में सफल हो जाएंगे। और यदि पूरे भारत के लोग ईसाई बन जाते तो कम से कम अंग्रेजों का धार्मिक आधार पर तो कोई भी विरोध ना करता। वो अपने उस 3G की मानसिकता से चल रहे थे जिसमें वो गोल्ड ग्लोरी और गॉड प्राप्त करना चाहते थे। भारत पर कब्जा करके वो अब बिजनेस पर कब्जा कर ही चुके थे। अधिकार होने के बाद में उनकी ग्लोरी बढ़ी रही थी। अब वो भारतीयों को क्या बनाना चाहते थे? ईसाई। इसलिए चर्बी वाले कारतूसों के कारण भारत के अंदर क्रांति हुई थी। यही कारण है कि मंगल पांडे ने सबसे पहले चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ बंदूक उठा ली थी। हमें यह भी मानना पड़ेगा कि राजस्थान में भी नसीराबाद की छावनी में सबसे पहले सैनिकों ने क्रांति की थी, और सैनिकों की पीड़ा के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या रहा होगा? चर्बी वाले। ऐसा ही लिखेंगे हम कुछ। कुल मिला के हम पहली लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक चर्बी चर्बी बिखेर देते हैं। यही करते हैं। अगले ने चर्बी वाले कारतूस पूछे, हमने चर्बी वाले कारतूस लिख दी ना, ये नहीं लिखना। आंसर ये है। क्या क्या क्वेश्चन है दोबारा बोलो? चर्बी वाले कारतूसों ने क्रांति। आंसर लिखना है हाँ, एनफील्ड राइफल में प्रयोग किए जाने या ब्राउन बेस की जगह पर नई लाई गई एनफील्ड राइफल में प्रयोग किए जाने वाले चर्बी वाले कारतूस 57 की क्रांति का एक कारण है। लेकिन 57 की क्रांति एक बड़ी घटना है
जिसके लिए किसी एक कारण को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। ये भारतीय इतिहास की एक परिवर्तनकारी घटना थी जिसके लिए कई कारण जिम्मेदार थे। जो निम्नलिखित है सारे लिखने हैं, जो मैंने लिखवाए एग्जैक्टली वैसे के वैसे। स्टूडेंट बस गलती यही कर देता है, वो जो कारण दिया उसका पल्लवन करता है। पल्लवन समझते हो? हिंदी में एक लाइन होती है, हमें नीचे उसको उतारना पड़ता है, बस उसका पल्लवन करके रख देता है। नहीं, क्या इतनी बड़ी क्रांति के लिए केवल चर्बी वाले कारतूस जिम्मेदार है? उल्टा अपने को लिखना है कि हाँ, चर्बी वाले कारतूस 57 की क्रांति का एक कारण हो सकते हैं, लेकिन इतने बड़ी क्रांति को केवल एक कारण से समेटा नहीं जा सकता। उसके लिए अंग्रेजी शासन के पिछले 100 वर्षों के दौरान जो भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक परिवर्तन हुए थे वो अधिक जिम्मेदार थे। जो निम्नलिखित है, फिर सारे लिखने हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, साहित्यिक, सैनिक, लास्ट में फिर लिख देना। ये सब कारण पिछले कई वर्षों से इकट्ठे हो गए थे। चर्बी वाले कारतूसों ने बस चिंगारी लगाने का काम किया था। चीजें थी इसलिए चर्बी वाले कारतूसों का नाम फट गई। आप और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, आप कहिए कि इन सब कारणों के कारण 1857 से ठीक पहले धरातल के नीचे क्रांति खदबदा रही थी। चर्बी वाले कारतूसों ने उसको ऊपर लाने का काम किया था। नीचे नीचे तो लोग अपने आप में आग बबूला थे, चर्बी वाले कारतूसों ने उनको बाहर निकाल दिया था। बस इतना ही हुआ था, इसका कोई नहीं हुआ था। आई बात समझ में? जैसे अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? 57 की क्रांति ने किसका उदय कर दिया? मतलब नॉर्मली जब भी ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वैसे ही लिखता है। स्टूडेंट कहता हाँ, यह कथन सत्य है कि क्रांति ने मध्यम वर्ग का उदय कर दिया था, क्योंकि क्रांति के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया था। राजा महाराजाओं के लिए भी अलग से स्कूल बनाए गए तथा उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा जाने लगा था। अब अंग्रेजी पढ़कर आए हुए राजा महाराजा राजस्थान में भी अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दे रहे थे। शिक्षा के फलस्वरूप एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ था। हमारे हालांकि अंग्रेजों ने शिक्षा का विकास इसलिए किया होगा ताकि भारत पर अंग्रेजी शासन, उसका शिकंजा मजबूत किया जा सके, लेकिन उसका एक परिणाम यह भी निकल कर आया कि पढ़े लिखे मध्यम वर्ग ने कालांतर में अंग्रेजों के खिलाफ ही चैलेंज प्रस्तुत करने प्रारंभ कर दिए थे। हम देखते हैं कि हमारे आगामी नेता विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल सेठी, जयनारायण व्यास इत्यादि सारे मध्यम वर्ग के लोग थे जिन्होंने हिंसक तरीकों को छोड़कर अहिंसक तरीके अपनाए तथा राजस्थान या भारत को आजादी दिलाने में सफलता दर्ज की। यही लिखेंगे हम कुछ ना, ये एक लाइन है। ये लाइन केवल ये पता लगाने के लिए कि पूछा क्या है। लिखना यह है कि हाँ, 57 की क्रांति के बाद हुए शिक्षा के विकास ने राजस्थान में एक नया मध्यम वर्ग तैयार कर दिया था, जिसने हमारे आगामी राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसमें जयनारायण व्यास, विजय सिंह पथिक इत्यादि नेता प्रमुख थे। जहां हम देखते हैं कि जहां 57 की क्रांति का नेतृत्व है राजाओं तथा सामंतों के पास था, उच्च वर्ग के लोगों के पास में था, वहीं 57 की क्रांति के बाद में हमारा नेतृत्व उन पढ़े लिखे लोगों के पास में था जो अंग्रेजी शिक्षा के बाद नौकरियां प्राप्त कर रहे थे और एक मध्यम वर्ग का उदय हो रहा था। लेकिन 57 की क्रांति एक बड़ी घटना रही है जिसने हमारे राजस्थान में व्यापक प्रभाव छोड़े थे। उसके अन्य प्रभाव निम्नलिखित है, जैसे लिखवा है एग्जैक्टली सारे के सारे प्रभाव। उसके और प्रभाव क्या है? 57 की क्रांति का प्रभाव केवल ये नहीं है कि मध्यम वर्ग आ गया। 57 क्रांति का प्रभाव यह है कि राजा महाराजा पूरी तरीके से कौन से रंग में रंग गए थे? अंग्रेजी रंग में। इस वजह से टैक्स बढ़े थे, टैक्स बढ़े तो बाद में हमारे क्या हुए थे? किसान आंदोलन। 57 क्रांति का प्रभाव यह है कि सामंत विद्रोहियों की तरफ गए, इसलिए सामंतों को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया? प्रभावहीन बना दिया गया। 57 क्रांति का प्रभाव यह है कि व्यापारी अंग्रेजों के साइड में गए, इसलिए अपने यहाँ पे रेल और तार आ गए थे, टेलीफोन आ गया था, रेल तार के साधनों का विकास हो रहा था, यातायात और संचार आ रहा था। 57 की क्रांति का प्रभाव यह है कि क्रांति भले ही सफल ना हुई, लेकिन क्रांति ने ऐसे बीज रोप दिए थे जो आगामी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आवश्यक थे। क्रांति का प्रभाव यह है कि कुशाल सिंह चांपाओ जैसे नेता भले ही उस समय भारत को आजादी नहीं दिला पाए हो, लेकिन युगों युगों तक वो बाद में याद किए गए। हर बार कभी भी किसी आंदोलन से पहले कुशाल सिंह चांपाओ एक नायक बनकर उभर कर सामने आए। हमारे सारे के सारे प्रभाव लिखने। आई बात समझे? अगला क्वेश्चन क्या है? क्या है? क्रांति एक सैनिक विद्रोह। आप पुनः लिखिए कि अंग्रेजी इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति को एक सैनिक विद्रोह कहा है, क्योंकि उनके अनुसार सेवा संबंधी शर्तों तथा चर्बी वाले कारतूसों के कारण सैनिकों में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष था, अतः उन्होंने नसीराबाद छावनी से क्रांति की शुरुआत कर दी थी। लेकिन यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि क्रांति में असैनिक तत्वों का सम्मिलित हो जाना, ब्यावर तथा खेरवाड़ा छावनियों में सैनिकों का क्रांति में भाग नहीं लेना तथा बहुत सारे सैनिकों का अंग्रेजों की तरफ चले जाना, यह दिखाता है कि क्रांति केवल सैनिक विद्रोह नहीं थी। अंग्रेज इसके केवल सैनिक विद्रोह इसलिए बताते हैं क्योंकि यदि इसे सैनिक विद्रोह ना बताते तो उनके सुशासन पर सवाल उठता है, और अंग्रेज अपने शासन को सवालों से बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसको सैनिक विद्रोह के आगे पल्ला झाड़ने की कोशिश की। लाइन चेंज करके वापस लिखो। 57 की क्रांति एक बड़ी घटना थी
जिसके बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत है। कई इतिहासकारों ने इसे सामंतों का विद्रोह तथा कई इतिहासकारों ने इसे धार्मिक विद्रोह भी बताया। लेकिन जहां तक हमारा मानना है, 57 की क्रांति हमारी पहली आजादी की लड़ाई थी, जिसने अंग्रेजी शासन को समाप्त करने की कोशिश की। हम देखते हैं कि हमारे सारे विद्रोही दिल्ली गए थे, सबने बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया था। सैनिकों के साथ में असैनिक तत्व भी क्रांति में सम्मिलित हो गए थे, जो यह दर्शाता है कि हमारा एकमात्र उद्देश्य अंग्रेजी शासन को समाप्त कर देना था। जैसा कि खड़गावत सर कहते हैं कि विद्रोहियों में एक बात कॉमन थी कि वे सब बहादुर शाह जफर और नाना साहब के प्रति सहानुभूति रखते थे, वहीं अंग्रेजों के प्रति उनके अंदर कूट कूट कर नफरत भरी हुई थी। जैसा कि खुद एक अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड बताता है कि क्रांति भले ही एक सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुई होगी, लेकिन बाद में उसने किसका रूप धारण कर लिया था? चेंज कीजिए आप अपनी चीजों को। मैं कहता हूं इसी क्वेश्चन को चेंज कर दे, वो सैनिक की जगह लिख दे सामंत। सैनिक की जगह क्या लिख दे? आपका आंसर पुनः वहीं से आना चाहिए। 1857 की क्रांति को अंग्रेजी इतिहासकारों ने सामंती विद्रोह बताकर लिपापोती करने की कोशिश की है। उनके अनुसार अंग्रेजी शासन के दौरान राजा का कद बढ़ गया था तथा सामंतों के विशेषाधिकार, सेनाएं तथा टैक्स समाप्त कर दिए गए थे। अतः सामंत अपने अधिकारों की पुनः प्राप्ति के लिए 57 में लड़ रहे थे। लेकिन यह कथन सत्य नहीं है। यदि ऐसा हुआ होता तो मारवाड़ के सामंत विद्रोहियों का दिल्ली तक साथ ना देते तथा मेवाड़ के सामंत ने अंग्रेज विरोधी तत्वों को शरण नहीं। भले ही सामंतों के मन में कहीं ना कहीं अधिकारों की पुनः प्राप्ति की बात रही होगी, लेकिन फिर भी हमें मानना पड़ेगा कि व्यापक रूप से वो एक राष्ट्रवादी भावना से अनुप्राणित थे तथा भारत को आजाद करवाना चाहते थे। वापस एक लाइन लिखो। हालांकि 57 की क्रांति एक बड़ी घटना है, जिसके बारे में इतिहासकारों ने अलग अलग बातें कही है। कुछ इतिहासकार इसे सैनिक विद्रोह तथा धार्मिक विद्रोह भी बताते हैं, लेकिन जहां तक हमारा मानना है, 57 की क्रांति हमारी आजादी की पहली लड़ाई थी, हमारी आजादी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। क्योंकि सभी का एक साथ दिल्ली जाना, बहादुर शाह जफर को नेता मान लेना, क्रांति में सभी लोगों का शामिल हो जाना, यह पूर्णतः दिखाता है कि हम अंग्रेजी शासन से छुटकारा प्राप्त करना चाहते थे। जैसा कि खड़गावत कहते हैं कि विद्रोहियों में इनके प्रति सहानुभूति तथा इनके प्रति नफरत थी। स्वयं अंग्रेजों का अधिकारी प्रिचार्ड ये लिख देता है कि नशीराबाद से शुरू होते टाइम भले ही एक सिपोही म्यूटिनी रही होगी, लेकिन धीरे धीरे इसने किसका रूप धारण कर लिया था? आई बात समझे? मैं चेंज कर देता हूं, मैं कह देता हूं यहां लिख दिया धार्मिक। क्या लिख दिया कि 57 की क्रांति एक कैसा विद्रोह थी? आप पुनः लिखिए। 57 की क्रांति को अंग्रेज इतिहासकारों ने एक धार्मिक विद्रोह बताने का प्रयास किया है। उनके अनुसार ईसाई मिशनरी भारतीय धर्म में, भारतीय समाज में सुधार करना चाहते थे, लेकिन हिंदू तथा इस्लाम ने इसे अपने धर्म का मजाक समझा, इसे अपने धर्म पर आक्रमण समझा तथा हिंदू तथा मुसलमानों ने ईसाइयों के खिलाफ मिलकर षड्यंत्र रचा था। लेकिन अंग्रेजों की ये बात कोरी हवाई के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, क्योंकि राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रभाव अधिक है। 57 की क्रांति एक बहुत बड़ी घटना है, जिसको अलग अलग इतिहासकारों ने सैनिक विद्रोह तथा सामंती विद्रोह भी बताया है। लेकिन 57 की क्रांति हमारी आजादी की पहली लड़ाई है। देश 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 देश। मैं इसको फिर चेंज कर देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं 57 की क्रांति क्या थी? क्या थी? आप पुनः स्टार्ट कीजिए अपने आंसर को। आप कहिए कि 57 की क्रांति भारतीय इतिहास की एक युगांतकारी घटना है, जिसे अलग अलग इतिहासकारों द्वारा अलग अलग तरीके से अभिहित किया गया है। कुछ अंग्रेज इतिहासकार इसे सैनिक विद्रोह, धार्मिक विद्रोह तथा सामंती विद्रोह बताते रहे, लेकिन उनका ऐसा बताना केवल और केवल अपने तथाकथित सुशासन पर पर्दा डालने की कोशिश थी, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। वे चाहते थे कि भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर कोई प्रश्न चिन्ह ना खड़ा कर सके, इसलिए उन्होंने इसे अलग अलग नाम दिए। सच्चाई यह है कि 57 की क्रांति हमारी आजादी की पहली लड़ाई थी। देश देश देश। अगला कुछ ही दे, पहले जो उसने दिया उसको समझाना है, फिर ये बताना है और क्या क्या कहा जाना है, लास्ट में आजादी वाली लड़ाई लिखना है। आई समझ में? कई बार क्या होता है, वो देता सैनिक विद्रोह थी, अपने सैनिक विद्रोह पूरा लिख देते हैं, फिर कहते हैं ठीक यही पूछा था। वो जो पूछता है उसके अंदर की बातें क्या है। एक बीए का आंसर लिखते समय और एक आरएसआईएस का आंसर लिखते समय यही अंतर है। बीए वाले आंसर में आपसे उम्मीद की जाती है कि जो पूछा है वो बता दिया जाए, इस आंसर में आपसे उम्मीद की जाती है कि जो नहीं पूछा है वो भी बता। एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी से समझा जाता है कि वो उन पहलुओं को भी देखता है जो पहलू इसके अंदर छिपे हुए थे, सामने नहीं आ पाए थे। एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी से यह भी देखा जाता है कि वो किसी भी घटना का पक्ष और विपक्ष दोनों देखता है। वो किसी भी घटना के जितने डायमेंशन हो सकते हैं वो सारे देखता है। कि यदि अगले ने कहा कि चर्बी वाले कारतूस थे, तो उसकी भावनाओं में बहता नहीं है, वो बाकी वाली चीजें भी खोज के लाता है और कहता नहीं सर, किसी एक इतनी बड़ी घटना के लिए एक कारण को तो कम से कम जिम्मेदार
नहीं माना जा सकता। जैसे अगला क्वेश्चन क्या बताओ, नेतृत्व की कमी ने 57 की क्रांति को असफल कर दिया। नॉर्मली जब भी आता था अपने अब पता चल गया अपने को असफलता पूछ रहा है वो, अपने ये लिख देते हैं कि हाँ 57 की क्रांति के दौरान नेताओं की कमी थी, क्योंकि बहादुर शाह जफर तथा नाना साहब जैसे बड़े नेताओं ने राजस्थान के विद्रोहियों से कोई संपर्क स्थापित है। जहां तक राजस्थान के राजे महाराजाओं का सवाल है, वो अंग्रेजों के समर्थक बन गए थे, इसलिए उन्होंने क्रांति का नेतृत्व नहीं किया था। टाटा टोपे राजस्थान में बहुत देरी से आए थे, तब तक राजस्थान में क्रांति, राजस्थान क्या भारत के अन्य स्थानों पर भी क्रांति दब चुकी थी। आता अंग्रेजों ने अपना पूरा ध्यान किस पे लगा दिया था, शायद सामान्य जनता क्रांति का नेतृत्व कर सकती थी, लेकिन अंग्रेजों की क्रूरता ने उन्हें अपने कदम पीछे हटाने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन 57 की क्रांति को केवल नेतृत्व की कमी बताकर असफल बताना सही नहीं होगा। 57 की क्रांति की असफलता के कई कारण जिम्मेदार थे। हमें यह मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि 57 की क्रांति में हमारा कोई संगठन नहीं था, हमारी कोई रणनीति नहीं थी। हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि अंग्रेजों के पास के अत्याधुनिक हथियार तथा अंग्रेजों के अच्छे सेनापतियों ने हमारी कमजोर हथियार और कमजोर सेनापतियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। यह भी उतना ही सत्य है कि विद्रोही अजमेर पर कब्जा नहीं कर पाए थे, इसलिए खुले हुए अजमेर ने अंग्रेजों को क्रांति दबाने में पूर्ण सहायता कर दी थी। सारी की सारी बातें लिखने, चीजें ये की लिखनी है, आपके शब्द चेंज हो जाने चाहिए। स्टूडेंट आगे पूछता है सर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्या होती है? कुछ ही नहीं होती। ये की ये चीज मैं जब कहता हूं आंसर लिख के लेना है, तो स्टूडेंट क्या करता है, मैंने जो 10 पॉइंट लिखवाए ये तो लिखता नहीं, पंचायती करके लाता है दूसरी। पॉइंट यही है, आपकी भाषा चेंज होनी चाहिए। स्टूडेंट कहता है कि सर ये तो सारे लोग लिख के आएंगे ये आंसर, तो फिर तो सबके नंबर आ जाते हैं। पहली बात तो यह है कि मैंने क्रांति के परिणाम में पॉइंट लिखाए होंगे 11। कितने लिखवाए? 10 या 11 पॉइंट लिखवाए होंगे। जिस दिन आप मेंस लिखने जाते हो तब आपको वहां बैठ के याद आते हैं 5। कितने आते हैं? 5 ही आएंगे सबको ही, फर्स्ट रैंक वाले के 5 ही आएंगे, 11 उसके नहीं आएंगे, क्योंकि मेंस होगा आज के 3 साल बाद। उस दिन आपको यह भी लगेगा क्रांति 57 में हुई थी क्या। जुम्मे जुम्मे 2 दिन पढ़ते हैं कि मुझे पढ़ाते हुए 10 दिन हुए, आपको लगता है अब आप बता दो आंसर कैसे कैसे लिखना है मुझे, और मैं सब कुछ लिख दूंगा। पढ़िए, आंसर लिखने से पहले, कागज पर उतरने से पहले दिमाग में उतरना चाहिए। एक आंसर को पेन कॉपी लेके लिखने में टाइम लगता है 10 मिनट। कितना लगता है? उससे पहले वो दिमाग में 3 घंटे उथल पुथल मचाना चाहिए। वो दिमाग में बार बार मिटना चाहिए, बार बार लिखना चाहिए। ये लिख दूं, नहीं ये नहीं, इसकी जगह ये लिख दूं, नहीं ये नहीं, पहले ये लिखूं उसके बाद ये लिखूं। मेरे वाले शब्दों का क्यों इस्तेमाल किया जाए? मैं कहता हूं मैंने ये जो आंसर लिखा है ना, मैं इसको 100 प्रकार से लिख दूं, भाषा चेंज कर करके, हर बार अलग अलग तरीके से। और मैं ज्यादातर बार जो है वो किसी बैच के अंदर भी पढ़ाते थे, मेरी भाषा चेंज हो जाती है। मैंने कभी ऐसे याद करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि पॉइंट्स ये है, भाषा चेंज कर लेंगे। लिखवाना ये है, इतने पॉइंट लिखवाने, भाई ये था ये था ये था ये था। अब कोई ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, भाषा चेंज हो जाएगी तो भी कोई फर्क। क्लास में जब कोई भी टीचर लिखवाता, मैं लिखवाऊं, कोई और टीचर लिखवाए, किसी और कोचिंग में लिखवाए, हमेशा टीचर कोशिश करता है कि लैंग्वेज सिंपल रहे ताकि बच्चों के समझ में आ जाए, तो बहुत सीधे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करता रहता है। आप जब लिखते हो उसकी लैंग्वेज चेंज कर लो, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज को किसी प्रकार चेंज किया जा सकता है। भाई मैं अभी बहुत कठिन शब्दों का इस्तेमाल कर दूं तो आपको सर पहले जो शब्द ही समझ नहीं है, मैटर तो कहां से समझ में है। मैं नॉर्मल लिखवाता हूं कि 1857 की क्रांति को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बताया है। मैं खुद लिख रहा था तो मैं लिखता 57 की क्रांति को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग प्रकार से अभिहित किया है। पर मैं आपको अभिहित बता दूं तो पहले मुझे यह समझाना पड़े अभिहित क्या है। रहने दो, आपने बताया था कि एक बार चला लेते हैं, बच्चा सीखेगा धीरे धीरे, अपने आप सीखेंगे। इसलिए आंसर लिखने से ज्यादा जरूरी है सोचना कि पूछा क्या है, लिखना क्या है। और मैं जब स्टूडेंट को कहता हूं कि पहला क्या